नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशनसा स्टडी बोर्ड पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा सेकंड बुक है, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इस बुक के हम चैप्टर नंबर 4 को समझेंगे, जिसका नाम है भारत के विदेशी संबंध। इसमें हम भारत के विदेशी संबंध को समझने वाले हैं। विदेशी संबंध का मतलब क्या होता है? विदेशी संबंध का मतलब होता है दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशन, हमारे संबंध कैसे होंगे। तो जैसे कि हम अपने हम खुद की घर की बात करें, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे पड़ोस में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे पड़ोसी है। कुछ पड़ोसी के साथ हमारे जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं, कुछ के साथ खराब है। ठीक है, ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत सारे देशों के साथ हमारे संबंध खराब है, बहुत सारे देश जो है उनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, उनके साथ हमारा व्यापार अच्छा होता है, हमारी हर तरह की मदद उस देश से मिल जाता है। तो बदले में हमें भी क्या करना होता है, उस देश की मुसीबत के समय में मदद करनी होती है। जैसे कि हम रसिया की बात करें तो रूस जो है वो हमेशा हमारी मदद करता है ना। अमेरिका से जितना ज़्यादा मदद नहीं मिलता, उससे ज़्यादा हमारे को रसिया से मदद मिल जाता है। ठीक है, तो जरूरत ये भी है कि भाई हम भी उनकी हेल्प करेंगे ना, जब उनको जरूरत होगी। तो इस तरीके से विदेशी संबंध बनते हैं। विदेशी संबंध जो ये चैप्टर है पूरी तरीके से, इसमें हम कुछ युद्ध की भी बात करेंगे। वैसे विदेशी संबंध, भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत का विदेशी संबंध कैसे बना था, विदेशी संबंध का निर्धारण कैसे किया गया है ना, दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, इसका निर्धारण कैसे हुआ। हम यहाँ पे 1962, 65 और 71 में जो भारत के युद्ध हुए, जैसे कि आपको पता है कि हमारे दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे संबंध बहुत ही बेकार है ना। तो इन युद्धों की भी हम बात करेंगे। चाइना के साथ हमारे संबंध, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की स्थिति कैसी थी। ठीक है, भारत जो है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति में आज़ाद हुआ था। दुनिया जो है उस समय महायुद्ध की तबाही झेल रही थी, है ना। पुनर्निर्माण का सवाल सभी देशों के साथ था, सामने था कि वो फिर से अपना पुनर्निर्माण कैसे करेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास किए जा रहे थे ना। इसी समय एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी कि यूएनओ जो है उसको बनाने की कोशिश भी की जा रही थी। ठीक है, उपनिवेशवाद क्योंकि ख़त्म हो गया था, नए देश आज़ाद हो रहे थे, तो बहुत सारे नए नए देश उभर के सामने आ रहे थे दुनिया के नक्शे पे। नए देशों के सामने लोकतंत्र कायम करने की चुनौती थी, अपने जनता की भलाई कैसे करेंगे, है ना, उसकी चुनौती थी उन देशों के सामने। तो अंग्रेज जब आज़ाद करके गए भारत को, तो आपको पता है कि भाई बहुत सारे विवाद, बहुत सारी समस्या भी देखे गए, है ना। सबसे पहले तो भाई देश का बंटवारा कर दिए। सबसे बड़ी समस्या तो यही सबसे बड़ी जो समस्या उपजा के जो गए अंग्रेज लोग, वो देश का बंटवारा करके गए थे, है ना। भारत के सामने गरीबी की सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी। इन सभी स्थिति के बावजूद भी भारत ने क्या किया, बहुत ही सावधानी से अपने विदेशी संबंध का निर्धारण किया। ऐसे विदेशी संबंध बनाए जिससे कि देश की मतलब सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान हो सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति कायम हो सके, है ना। इस लक्ष्य को हमने प्राप्त करने की कोशिश की। और संविधान का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें भी इसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हम यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 51 है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत सुझाए गए हैं, है ना, जो कि हमारे देश के सरकार को ये सारी चीज़ें अपनाना चाहिए, इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, है ना, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखे जो हमारे देश की सरकार है। इसके अलावा जो भी अंतर्राष्ट्रीय विधि है ना, जो भी संधियाँ बनाई गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देशों के बीच में शांति कायम करने के लिए, ठीक है, उनका आदर किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाए, ठीक है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। देश क्या करे, एकजुट हो और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को जल्दी से जल्दी सुलझाए। ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि जो 51 जो अनुच्छेद है, 51 अनुच्छेद है, उसमें इन 4 तत्वों का वर्णन किया गया है। अब हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करते हैं। देखिए, गुट निरपेक्षता है क्या? तो गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि महाशक्ति द्वारा बनाए गए किसी गुट में शामिल ना होना। आपको पता है कि जब शीत युद्ध का समय चल रहा था, शीत युद्ध आपका जो है 1945 में शुरू हुआ, तो उसके बाद ही पूरी दुनिया 2 खेमों में बढ़ चुकी थी, है ना। एक तो सोवियत संघ के नेतृत्व में जो कि वार्सा संधि बनाई गई थी, सोवियत संघ के नेतृत्व में, जिसमें पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो शामिल थे। दूसरी तरफ नाटो जो संगठन बनाया गया था वो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, और इसमें जो पश्चिमी यूरोप के ज़्यादातर देश थे वो इसमें शामिल थे। बात हमारे को पता है। अब भारत के सामने भी ये समस्या थी कि भारत को किसी न किसी गुट में शामिल होना था भाई। लेकिन भारत ने क्या किया, एक नई नीति अपनाई, है ना। भारत ने दोनों ही खेमों से, दोनों ही गुटों से समान दूरी बना कर रखा
और इसी नीति को हम क्या बोलते हैं, गुटनिरपेक्षता की नीति बोलते हैं। तो देखिए अब गुटनिरपेक्षता की नीति जो है या गुटनिरपेक्षता जो ये आंदोलन है वो कैसे उद्भव हुआ। तो आज़ादी के बाद जैसे आपको पता है कि जो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो उसके बाद बहुत सारे नव स्वतंत्र देश उभर के सामने आ रहे थे, जिसमें से एफ्रो एशियन सम्मेलन बुलाया गया 1955 में। इंडोनेशिया का एक शहर है बांडुंग, ठीक है। बांडुंग सम्मेलन जो हुआ था, एफ्रो एशियन सम्मेलन का मतलब है कि अफ्रीका और एशिया के जो नव स्वतंत्र देश थे वो इसमें शामिल हुए थे सम्मेलन में, इसीलिए इसको हम एफ्रो एशिया सम्मेलन बोलते हैं, ठीक है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है उसकी नींव भी इसी सम्मेलन के माध्यम से रखी गई थी। और आपको पता है कि जो गुटनिरपेक्षता का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1961 में बेलग्रेड जो है आपको पता है यूगोस्लाविया की राजधानी है, वहाँ पे बुलाया गया था पहला सम्मेलन। तो गुटनिरपेक्षता एक बहुत ही फेमस आंदोलन बना और इसमें बहुत सारे देश शामिल हुए। अगर इस समय हम वर्तमान समय की बात करें तो 120 देश इसमें शामिल है, ठीक है। और इसका जो 18वां सम्मेलन है वो जून 2019 में बुलाया गया अजरबैजान में, ठीक है। इसके अलावा इसका जो हम अगर 17वें सम्मेलन की बात करें तो 17वां जो सम्मेलन है 2016 में बुलाया गया था, ठीक है। और ये वेनेजुएला जो है वहाँ पे बुलाया गया था सम्मेलन। तो ये आप कुछ मतलब जगह के नाम भी इसमें आप याद करके रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की विशेषता। देखिए जवाहरलाल नेहरू आपको पता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी थे, स्वतंत्र भारत की मैं बात कर रहा हूँ। और उन्होंने भारत की विदेश नीति तैयार की और इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। जो जवाहरलाल नेहरू ने जो विदेश नीति बनाई उसके 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला तो भाई जो हमने संघर्ष किया, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करके हमने जो संप्रभुत्ता को मतलब एक तरीके से प्राप्त किया है, आज़ादी को प्राप्त किया, उसको बनाए रखना है ना। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, यानी कि भाई जो हमारे देश के राज्य है वो अलग ना हो, एकजुट रहे, है ना। भारत एक अखंड भारत हो, तो क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। तेज गति से विकास करना है, मतलब विकास करना है और विकास ऐसा होना चाहिए जो सभी के लिए हो, सभी के भलाई के लिए हो, है ना। तो ये नेहरू की विदेश नीति थी। 3 प्रमुख उद्देश्य नेहरू जी के विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य में आप बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं भारत की विदेश नीति के प्रमुख तत्वों की। देखिए भारत की विदेश नीति के प्रमुख तत्व में हम सबसे पहले गुटनिरपेक्षता को समझते हैं। देखिए भारत के विदेश नीति में जो भारत विदेश नीति बना रहा होता है तो सबसे पहले गुटनिरपेक्षता की नीति को फॉलो करता है, यानी कि वो किसी भी महाशक्ति के खेमे का पक्ष नहीं लेता, है ना। दोनों से अलग होकर अपने स्वतंत्र फैसले लेता है। इसके अलावा निशस्त्रीकरण, दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कि भाई भारत ने हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया है, यानी कि जो खतरनाक हथियार है, विनाशकारी हथियार है, उसको ना बनाया जाए। इसके अलावा भारत वसुदैव कुटुंबकम का नारा देता है, यानी कि धरती ही हमारा परिवार है ना। पूरा विश्व जो है एक परिवार समान है, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक हल करने की कोशिश करता है। मतलब सीधा ऐसा नहीं है कि भाई कोई छोटी मोटी लड़ाई है उसको सीधा युद्ध तक लेके जाया जाए। बात विचार के माध्यम से शांतिपूर्वक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रतापूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी निभाता है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय आप मामले देखिए, कोई मुद्दा है, कोई देश के बीच में युद्ध हो गया है ना, कुछ भी मैटर होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसमें वो अपना बात कहता है। वो ये नहीं कि हट गया, वो बिल्कुल ही हट गया, कुछ ना कुछ मतलब अपना बात कहता है। वो स्वतंत्र भूमिका निभाता है, सक्रिय भूमिका निभाता है। इसके अलावा साम्राज्यवाद का विरोध करता है। साम्राज्यवाद का मतलब आप समझते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, अपने देश की सीमा का विस्तार करना साम्राज्यवाद कहलाता है। साम्राज्यवाद के तहत ही बहुत सारे देश गुलाम बनाए गए थे, आपको पता है। भारत साम्राज्यवाद का विरोध करता है, हर रूप से इसकी निंदा करता है। यही भारत की विदेश नीति के प्रमुख तत्व है। 2, 4, 6 पॉइंट काफ़ी है। 6 नंबर में क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक आपको समझाए गए हैं समझ में आ गया होगा। बाकी आगे के जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में समझाया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जाना। मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें।